हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पैक है हमारा। एग्जाम पैक का ऑब्जेक्टिव आप समझ ही गए होंगे, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं इस एग्जाम पैक में, उसमें ये सिर्फ वीडियो नहीं होता है, ये एक वर्कशॉप होता है जहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरह से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। वो सारा सब कुछ हम क्या करते हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर को खत्म कर देते हैं, पूर्ण आहुति दे देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लिया। अब चैप्टर एक्सप्लेनेशन जब कंप्लीट हो गया तो आपको यह समझ में आ गया कि क्या कहानी है चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारा सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे ये बढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, मतलब जो जो आपको अभी तक दे चुका हूं मैं, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, या फिर आप कह लीजिए आपका पॉलिटिकल पार्टीज, मनी एंड क्रेडिट, तो इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद में आज बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। सबसे पहली समस्या जो बच्चों को लगती है कि सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतना बड़ा चैप्टर है कि चलते जाता है, खत्म ही नहीं होता है ऐसा, उसे खत्म करते हैं। तो देखो, मैंने वीडियो लेक्चर के एक्सप्लेनेशन टाइम पे भी मैं समझाया था कि चैप्टर बड़ा नहीं है, उसे आप बड़ा बना रहे हो, ठीक है। तो टॉपिक्स को क्या कर दो, पैकेट्स में बांध के फेंक दो एक तरफ। जैसे इनिशियली आप क्लासिफिकेशन वगैरह को समझ लो कि हाँ ये एक इतना पार्ट है चैप्टर का, एक मिनरल बेस्ड पढ़ना है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ना है, और लास्ट में देखना है कि इंडस्ट्रीज हैं अगर पॉल्यूशन कर रही है तो उनको पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। चार पिलर्स पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इजी गोइंग है, बिलीव मी, जब मैं कहता हूं इजी गोइंग है तो सच में इजी गोइंग है, बात मान के देखो मेरी, ठीक है। तो हम उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन बताते चलूंगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वही वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सबको सिस्टमेटिकली कंप्लीट करेंगे। ये हमारी अप्रोच होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा। ये उसी तरह से आपकी मदद करने वाला एग्जाम पैक, जिस तरह से टर्म 1 के मेरे एग्जाम पैक वीडियोस ने आपकी मदद करी थी, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, कूदते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के जो नोट्स होते हैं, ये पीडीएफ वगैरह आप सब फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? अनअकैडमी ऐप से, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ जो है, ठीक है, साथ ही साथ जो है आप जरूर से कनेक्ट कीजिए अनअकैडमी ऐप पर मेरे साथ, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे ओपन हाउस सेशन होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती है जहां पर आपके डाउट सॉल्विंग, जो हमारे सीरीज चल रही है पैरेलल में, तो वो डाउट सॉल्व होते रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे क्विज हैं, कह सकते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं। इन सभी फीचर्स को आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कहानी। तो अब जैसे अगर हम देखें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन वही होने वाला है, सेक्शन ABCD जो होगा आपका, और E भी होगा। अब सेक्शन E जो है मैप वर्क्स वाला है, तो मैप वर्क्स की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से मैप वर्क आना है 2 नंबर का, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैप वर्क मैं करवा चुका हूं, आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब मैप वर्क के बाद में आगे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 नंबर में आएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 नंबर में आएंगे। तो ये कहानी वैसी ही रहने वाली है जैसी हर चैप्टर के साथ रही है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले क्या हो जाए, एक बार मैराथन हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। हम लोग कैसे जुड़े हैं, मन से जुड़े ना। तो यहां पे सवाल आएगा, आपको सवाल आपके मन में उसका जवाब देना है, ताकि आपका एक स्नैप रिकैप हो जाए कि आखिरकार चैप्टर में है क्या। क्लियर? तो अब देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग has been major source of foreign exchange for IT industries, ठीक है। IT इंडस्ट्रीज जो है, तो IT इंडस्ट्रीज क्या करके दे रही है आपको, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देती है। सवाल ये है, which one of the following has been major source of foreign exchange for IT industry। तो यहां पे जैसे आप देखोगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो किस चीज से आईटी इंडस्ट्री जो है फॉरेन एक्सचेंज कमाती है? तो आईटी इंडस्ट्री जो, ये तो तीनों इंडस्ट्रीज के नाम दे दिए यहां पे कंफ्यूज करने के लिए। अगर लेकिन आप बीपीओ की बात करोगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से क्या होता है, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उससे आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती हैं, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। मतलब वो अपने कामों, वो क्या काम लेती है, जैसे अकाउंटिंग का काम हो गया, डे टू डे ऑपरेशंस का काम हो गया, ऐसे कामों को ऑटोमेशन के थ्रू आईटी इंडस्ट्री संभालती है और उससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, इन व्हाट रेशियो आर आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू मेक स्टील, ठीक है। जब स्टील बनाने की बात आती है
समझना अच्छे से। आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, तो स्टील बनाने की जब बात आती है तो किस रेशियो में आपको आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन चाहिए रहता है, ठीक है, ये एक प्रपोर्शन में चाहिए रहता है, ऐसा तो नहीं बस डालते जाओ हवन की तरह। यहां पे आपको क्या चाहिए रहता है, फिक्स्ड रेशियो में चाहिए रहता है, ताकि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो निकल कर आ सके। तो किस रेशियो में चाहिए रहता है, जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो 4:2:1 जो है, दिस इज दी एब्सोल्युटली व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो मतलब 4:2:1 इज दी राइट आंसर। समझ में आ रहा है? देखो आपके मेरे आंसर देने से पहले आपके मन में आपको आंसर ले लेना है, ठीक है, तो 4:2:1 इज दी राइट आंसर। द फर्स्ट cement plant was set up in India in 1904 in which of the city, ठीक है। अब यहां पे देखो तो पहला सीमेंट प्लांट जो है वो इंडिया में किस सिटी में स्टैब्लिश हुआ था? फाइन, तो यहां जमशेदपुर दिया गया, हैदराबाद दिया गया, नागपुर दिया गया, चेन्नई दिया गया। क्या लगता है आपको फर्स्ट स्टील प्लांट जो है और सीमेंट प्लांट जो है तो किस सिटी में स्टैब्लिश हुआ था? तो द राइट आंसर इज डी, चेन्नई। ध्यान करते चलो, देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने आपको जो पहले भी समझाया कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो सिर्फ उस क्वेश्चन को मत पढ़ो, उससे रिलेटेड थ्योरी जो है, एसोसिएटेड थ्योरी जो है, उसे दिमाग में घुमा लिया करो एक बार, ठीक है, उससे रिलेटेड उससे एसोसिएटेड थ्योरी को दिमाग में एक बार घुमा लिया करो। तो यहां पे चेन्नई, डी, चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीनगर, नोएडा, बेंगलोर, पुणे, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे आंसर आ गया मन में, बेंगलुरु इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स? केमिकल्स की लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन सी इंडस्ट्री है? देखो फर्टिलाइजर्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, पेपर हो गया। अब कुछ सवाल आपके लिए छोड़ भी दिए जाने चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर खुद है। कौन सी इंडस्ट्री है वो, ठीक है, तो आपको यहां पे सेलेक्ट करना है और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प लगा के आप बता देते हो, ऐसे बहुत समझदार हो। तो यहां पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स, ठीक है, हिंट मैंने दे दिया आपको। अगला सवाल ये है, which one of the following groups of states have the largest number of cotton textile centers? Identify correct option, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा गया है, which one of the following groups of states have the largest number of cotton textile centers? कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो है लार्जेस्ट नंबर में किस स्टेट में है? तो यहां पे आपको देखना है कॉटन टेक्सटाइल सेंटर जो है लार्जेस्ट नंबर में किस स्टेट में है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहां पे लॉजिक लगाओ। अब आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का लॉजिक लगाओ कि कॉटन कहां ग्रो होगा, ब्लैक सॉइल वाले रीजन में। एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ा है आपने, तो ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है? और तो ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो कहां है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेटेड, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं वो बड़े लेवल पे जो चलते हैं, तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है कंट्री में कहां लोकेटेड है ये आपको बताना है, ठीक है। मालवा प्लेटू में, बुंदेलखंड प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू में और मेघालय प्लेटू में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पे आपको देखना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स इज प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है। कैपिटल एंड मार्केट, रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट। अगेन अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। क्या हो रहा है, क्योंकि यहां आप देखोगे तो सारे ही फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि which of the following factor is the prime group of location of aluminum smelting plant, ठीक है। तो प्राइम ग्रुप क्या है इसमें? अब इसमें प्राइम ग्रुप की अगर बात की जाए तो देखो कैपिटल और मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, लेबर रॉ मटेरियल भी होता है, कैपिटल और ट्रांसपोर्ट भी होता है। लेकिन आप इंडस्ट्री को पकड़ो, इंडस्ट्री कौन सी है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में सबसे ज्यादा चीजों को इन्फ्लुएंस करने वाला, इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन सा हो सकता है यहाँ पे? तो यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एंड मार्केट हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो मुझे यहां पे रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी का वजन ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जितनी भी मेटेलिक इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील इंडस्ट्री होगी, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री होगी, ये सभी इंडस्ट्रीज इस बात पर बहुत ज्यादा रिलाय करती है, इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है क्या कि प्रॉपर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। और रॉ मटेरियल सबसे पहली चीज होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल के साथ लेबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना पावर, क्योंकि स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज पावर पे चलेगी,
समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन बी इज द क्लोजेस्ट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में फंसोगे आप जहां पे देखो, दो इट इज नॉट गोइंग टू कम इन डिस्क्रिप्टिव वे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव वे, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव आएगा पेपर आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत कह सकते हैं वैल्यूएबल एडवाइस दे रहा हूं कि जब आपको ऐसा लगे ना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही तो एक ही होगा, तब जो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर लगे, जो सबसे क्लोज आंसर लगे, उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ना, ठीक है, उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ना। तो यहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक और सवाल देखो क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विथ द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। नीचे जो इंफॉर्मेशन, नीचे जो जानकारी दी गई है, इन जानकारी की मदद से आपको क्या करना है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री पता करना है। तो द इंडस्ट्री कंप्राइजेस बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्टर्स नेमली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले उधर के रास्ते, ठीक है, किधर के साइंस स्ट्रीम वाले, तो वो अभी से सपने देखते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट type of love for the subjects, तो I know many are interested in science, specifically chemistry वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री should be the right answer and it is the right answer, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री is the right answer। एक और सवाल देखते हैं, which of the following is not correct, ठीक है, which of the following is not correct, अच्छे से समझना आप यहाँ पे, इनमें से क्या सही नहीं है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। क्या है, शुगर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। अगली चीज क्या है, केमिकल इंडस्ट्री हैज टू सेक्टर्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अभी पढ़ा, ये तो सही है। अब ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये गलत हो जाता है। कैसे, क्या लिखा है, शुगर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ना जी ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुगर और टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि शुगर भी कहां से मिलेगा, गन्ना मिलेगा खेती करने से। टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़े जो है, तो कॉटन के कपड़े कहां लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, हाँ, ठीक है, मतलब कॉटन पेड़ पर है ना, तो उससे क्या बनता है, टेक्सटाइल बनता है, कॉटन टेक्सटाइल। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पता करना था, ठीक है। एंड हियर वी गो, अब यहां पे आपको क्या मिलता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 40 मार्क्स 40 वर्ड्स में लिखना रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा सिंपल सा। तो देखो इस चैप्टर से वैसे अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे वर्ड को एक्सप्लेन करके कोई क्वेश्चन बन जाए बहुत कम है ऐसे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, वो मैं समझाते भी चलूंगा आपको, ठीक है, वो मैं समझाते चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। अब वो 2 नंबर में पूछते हैं, तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, सिंपल लिख के आगे बढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ क्या सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप व्हाट आर द 2 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ओनरशिप के बेसिस पे 2 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, तो 2 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आप क्या लिख देना, एक लिख देना प्राइवेट और एक लिख देना पब्लिक, सिंपल, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर अलग अलग होते हैं ना, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो हम क्या है, वो स्कोप मैं आपको बताते चल रहा हूं कि किस कोने से कैसा सवाल उठ के आ जाएगा, और अब मैं ये उम्मीद भी करके चल रहा हूं कि देखो आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, मतलब आप खुद से एनालाइज कर पा रहे हो चीजें, कैसा सवाल आएगा, ठीक है। तो वो देखो एक अप्रोच होती है, कोई पूछता है मुझसे कि सर हमें समझ में सब आ गया लेकिन लिखते कैसे हैं, आंसर ये नहीं बन रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा सवाल कैसा आएगा। तो अब वो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ पढ़ने के हिसाब से मत पढ़ो कि हाँ समझ में आ गया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तब आप एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखा करो चीजों को। कैसे टीचर के पर्सपेक्टिव से देखा करो, सोचा करो कि क्या सवाल बन के आ सकता है यहां से, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अलग अलग बेसिस पे क्यों नहीं 2 नंबर का सवाल बन के आ सकता है, छोटा पार्ट है ना वो। तो उस तरह से क्या है, पढ़ते समय एक हमेशा वो टीचर वाला बेंड जरूर रखा करो माइंड में, ठीक है। क्या भरोसा कल टीचर बन जाओ आप, फाइन। अगली चीज देखो क्या है, तो अब यहां पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो पहले क्या आता है हमारे सामने, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, नेशनल है, फाइन, ये नेशनल है, अपोलोजाइज फ्रॉम माय साइड, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC, ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये क्या था, तो जैसे अगर आप देखेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री या फिर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, तो उसमें सब बताया गया है कि डिजायर्ड रेट जो है हमारी ग्रोथ रेट वो और ज्यादा होना चाहिए, और इस डिजायर्ड ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए NMCC को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया था। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो है, तो इट वाज अ बॉडी, इट इज अ बॉडी व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, which has been set up by the government of India
to provide a continuing forum for policy dialogue to energize and sustain the growth of manufacturing industries in India and achieve the desired growth rate for manufacturing sector. समझ में आया? मतलब क्या है कि एक तरह से एक फोरम, एक बॉडी है जो क्या काम करेगी, जो जिसका काम ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो वो डिजायर्ड ग्रोथ रेट को अचीव कर पाए, जो हम 12% की बात कर रहे थे पिछले 2 डिकेड्स में। समझ में आया? तो इस तरह से एक नेशनल एनएमसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया अगर मान लो, ठीक, सवाल कहीं से भी कैसा आ जाए, कंसेप्ट पकड़ के रखा है तो फिर सबको समझ में आएगा। एनएमसीसी ध्यान आ रहा है? अब जो एनएमसीसी पढ़ा तो सिर्फ एनएमसीसी मत पढ़ लेना, इससे एसोसिएटेड थ्योरी जो है वो दिमाग में घुमा लेना अपने, ठीक है? इससे एसोसिएटेड जो थ्योरी है वो अपने दिमाग में घुमा लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ठीक है? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज में सिंपल सी चीज है कि जब क्या होता है, जब जैसे अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है, तो इंडस्ट्रीज जहां जहां जाएगी वहां वहां क्या होगा, अर्बनाइजेशन होते जाएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो थ्योरी को? इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन होने लगा, ठीक है? अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसके चलते क्या होता है कि जब कुछ ऐसे एरियाज डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज डेवलप होते हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह एक साथ आ गई है, ठीक है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह एक साथ आ गई, वो कॉमन बेनिफिट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, वो कॉमन बेनिफिट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहलाएंगी, ठीक है? तो दीज अकर या फिर दीज आर द एरियाज when where the large market lower transportation cost and other benefits outweigh the added expenses such as higher rate or taxes of working in a city, ठीक है? अब जैसे क्या होता है कि एक इंडस्ट्री लगाओगे और एक ही इंडस्ट्री है पूरे एरिया में, तो उसके लिए क्या अलग से टैक्स रेट, मतलब उसके लिए हर चीज महंगी होगी, कैसे? ट्रांसपोर्टेशन उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अब उसी एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, सारी एग्लोमेरेट हो जाती है सारी इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होगा कि वो टुगेदरनेस के चलते क्या है कि बहुत सारे कॉमन बेनिफिट्स को सस्ती दामों पे क्या कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएगी, तो वो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज होती है। समझे एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होता है? फिर अगली चीज क्या है? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडस्ट्रीज जो है वो क्लासिफिकेशन 2 नंबर में कैसा भी पूछा जा सकता है। जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज पूछ लिया आपसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल प्लेड, ठीक है? मेन रोल प्लेड के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देखो, मैंने यहां पे क्वेश्चन 2 ही दिए, मैं अननेसेसरली स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको आइडिया लग गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि आप वो सिर्फ मिनरल बेस्ड पूछ सकते 2 मार्क्स में, सिर्फ एग्रो बेस्ड पूछ सकते 2 मार्क्स में, तो इंडस्ट्री लिखना, एग्जांपल लिख देना। वो सिर्फ पूछ सकते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट वेंचर्स, ठीक है? तो जॉइंट सेक्टर वेंचर का मतलब क्या है, पब्लिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ऐसे। तो वो कुछ भी पूछे, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी क्लैरिटी रखना है ये, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल प्लेड सम इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज द बेसिक और की इंडस्ट्रीज which supply their products as raw materials to other industries to manufacture other goods, ठीक है? मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ जाती है। समझ में आया? ये आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ जाती है। जॉइंट सेक्टर वेंचर, अब जॉइंट सेक्टर वेंचर में क्या आएगा, तो जॉइंट सेक्टर वेंचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, वो सारी इंडस्ट्रीज जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, विच आर जॉइंटली रन बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जांपल के बारे में क्या जाएगा, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, मारुति उद्योग हो गया, तो जॉइंट सेक्टर नाम जो है ना, नाम को समझो, नाम से आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि जॉइंट सेक्टर में है, ठीक है? तो क्या होता है, विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अब क्या होता है, मारुति सुजुकी, तो मारुति और सुजुकी दोनों एक साथ आए, हाथ मिलाए, चलो भाई गाड़ी बनाते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, उस तरह से आप जिसे देखोगे तो जो जॉइंटली रन होती है वो जॉइंट वेंचर सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है? जॉइंट सेक्टर वेंचर्स में आ जाएंगी। समझ में आया? तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अब ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू क्लासिफाई इंडस्ट्रीज इनटू पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव। क्या बेसिस रखोगे, बताना कमेंट सेक्शन में मुझे, बेसिस क्या रखोगे इसका? समझ में आया? लिख दिया क्या कहीं पे? नहीं लिखा है, ठीक है? ठीक, अगला सवाल क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाने को कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली जो 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उसमें और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अगर क्वेश्चन बना के पूछ ले जाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में, ठीक है? क्योंकि मैंने तो पूछे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अगर बोर्ड में अगर ऐसा आ जाए तो क्या लिखोगे आप? तो देखो यहाँ पे क्या है,
पार्टिकुलेट मैटर हो गया। पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पार्टिकुलेट मैटर? तो पार्टिकुलेट मैटर में आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा, जो टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं विच आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, तो दे विल कम अंडर पार्टिकुलेट मैटर। फाइन। तो सॉलिड और लिक्विड मैटर दैट रिमेन्स डिस्पर्स्ड इन गैस और लिक्विड एमिशन एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन आर नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। समझ में आया? तो सॉलिड और लिक्विड मैटर that remains dispersed in gas or liquid emission and creates pollution, तो वो particulate matter की कैटेगरी में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देखो जब मैंने लेक्चर समझाया था, ध्यान है, तो लेक्चर समझाते समय, लेक्चर में पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज डायग्राम की मदद से क्लियर करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से आप जो कह सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर है स्मोक के अंदर, उसको गिरा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या आ जाएगा? एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिमूविंग दी सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम एमिटेड स्मोक। ठीक है, तो जो एमिटेड स्मोक है उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ताकि एयर पोल्यूशन को बचाया जा सके, रोका जा सके एयर पोल्यूशन को। तो वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा। अगला जैसे आप देखोगे तो क्या है? फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर मतलब क्या? फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो कपड़े की मदद से जहां पे क्या किया जा रहा है? कपड़े की मदद से जहां पे, जैसे अगर आप देखोगे कि एयर पोल्यूशन को रोका जा रहा है, वो फैब्रिक फिल्टर कहलाएगा। ठीक है, तो एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस दैट रिमूव्स particulates out of air by using woven or filtered fabric as a fabric medium। ठीक है, filtered fabric as a filter medium। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको चीजों को समझना होगा कि आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हो गया फैब्रिक फिल्टर। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? जो पार्टिकुलेट मटेरियल है ना, उसको क्या कर रहे हैं? उसको आप किसी वोवन या फिर कह सकते हैं फिल्टेड फैब्रिक की मदद से जो कह सकते हैं कि हार्मफुल एलिमेंट से, पार्टिकुलेट मैटर से उन्हें रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो फैब्रिक फिल्टर कहलाएगा। स्क्रबर, स्क्रबर का मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे? तो स्क्रबर मतलब एक तरह से आप जिसे क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और ठीक है, जिसमें लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये गीला रहता है स्क्रबर, जो क्या करता है? कंडेंस कर देता है उस पार्टिकुलेट मैटर को कंडेंस कर देता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस विच यूजेस लिक्विड स्प्रे टू वॉश आउट पार्टिकुलेट मैटर एंड न्यूट्रलाइज गैसियस पॉल्यूटेंट्स। आगे समझ में? तो ये आपके स्क्रबर्स भी हो गए। स्क्रबर्स के बाद में आगे बढ़ते हैं हम, क्या है? इनर्शियल सेपरेटर। ठीक है, इसके बाद में अगला है, ये है इनर्शियल सेपरेटर। अब इनर्शिया की बात की जा रही है, इनर्शियल सेपरेटर। इनर्शिया की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको चीजों को समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं? गोल गोल रानी कितना कितना पानी करवा देते हैं वो स्मोक के अंदर, जो क्या रहता है? पार्टिकुलेट मैटर रहता है उसे, और उसका मतलब आप एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह खत्म करके क्या कर देते हैं? ठीक है, अ डिवाइस दैट यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट वेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से क्या करते रहे? उसका इनर्शिया खत्म करके पार्टिकुलेट मैटर को एक तरफ गिरा लेते हैं, स्मोक को अलग निकाल देते हैं। ठीक है, ये मेरा सारा सब कुछ जब चैप्टर समझाया था बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये पॉइंट्स इसलिए यहां पे डाल लिए क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन बने तो आप घबराओ नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस हैं। समझ में आया? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो देखो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कम है रिलेटिवली, दूसरे चैप्टर्स में हमने जितने जितने पढ़े उनके अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखोगे तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहा, मतलब पैटर्न वही रहने वाला है, पैटर्न वही रहने वाला। हम क्या करेंगे? एक एक करके सारी क्वेश्चंस को ऐसे समझेंगे कि आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट होता चले। जो टॉपिक कहीं बीच में छूट रहा है तो वो इसका मतलब ये है कि उसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो मैं आपको समझाते चलूंगा। क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन। अब आप सोच रहे होंगे हाँ सर सवाल आएगा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो जाती है, वो तो बहुत दूर चले गए दोनों हाथ में हाथ डाल के, लेकिन सवाल ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब बढ़ते हैं तो उसके बढ़ने से क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ठीक है, ये दोनों साथ में जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझो और आंसर लिख के दिखाओ, सोचो अपने मन में। ठीक है, अगेन बात वही है कि यहां सवाल आता है, मैं सवाल के साथ में डायरेक्ट आंसर ऐसे ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं लाता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप क्या करो, अपने मन में 2-3 पॉइंट निकालो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का सवाल आना है,
3 नंबर के सवाल में क्या लिखोगे आप? 3 पॉइंट लिखोगे, 3 आइडिया देना है, 3 पॉइंट में से कुछ भी 3 पॉइंट नहीं लिख के आ गए, ठीक है, राम नाम श्याम, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, 3 पॉइंट्स समझाना रहेंगे। क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो अब जब इंडस्ट्रीज बनती है तो उन इंडस्ट्रीज के लिए अर्बन सेंटर्स क्या करते हैं, मार्केट प्रोवाइड करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। अर्बन सेंटर्स जो बने हैं वो इंडस्ट्रीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, स्कूलिंग हो गया। अब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स के बच्चे तो पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन का फायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन को है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा अर्बन सेंटर्स को है, और इस तरह से दोनों बढ़िया हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस सेंस बोथ गोज हैंड इन हैंड, फाइन। तो सिटीज प्रोवाइड मार्केट फॉर इंडस्ट्रीज, cities also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advices, ठीक है। और एक पॉइंट क्या हो जाता है कि आप जब आप देखेंगे तो द कंसेप्ट ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर डेवलप्ड, ठीक है, ड्यू टू कह सकते हैं ड्यू टू द कमिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिकमिंग ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री, तो इस तरह से सारी इंडस्ट्रीज एग्लोमेरेट हो जाती है और एग्लोमेरेट इकोनॉमीज बनती है। तो वो आप इस पॉइंट को, इस पार्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, ठीक है, गो हैंड इन हैंड। समझ में आ गया, गोज हैंड इन हैंड होगा, और फाइन। तो इस तरह से आपका ये सवाल है। अगेन पार्ट वही है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्या करते हैं, आप सभी लोग आंसर लिखते जरूर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि सोशल साइंस में अब आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू गो एंड राइट ओवर देयर। वहां जाके मुस्कुराना नहीं कि हाँ सब वीडियो देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, बढ़िया। आप जब तक लिखोगे नहीं, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि क्या होता है, कोई भी टीचर, कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर, ठीक है, कोई भी एग्जाम पैक आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आप आपकी मदद खुद नहीं करोगे। अल्टीमेटली आपको खुद लिख के आना पड़ेगा मेरे लाल, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्या देखो, क्या है, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्लासिफिकेशन आपने देखा इंडस्ट्रीज का, ठीक है, कनेक्ट करते चलना। आगे जो टॉपिक हमारे रह गए, मुझे पता है इंपॉर्टेंस वगैरह वाला आप सोच रहे होंगे सर आपने बड़ी लंबी छलांग मार दी, तो उनमें हम 5 नंबर में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहां जो सवाल है आपके सामने, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन सी, रॉ मटेरियल के हिसाब से, जैसे अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज को आप 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, सिंपल, ठीक है। तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दी रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दी रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, सिंपल, ठीक है। तो वहीं पे हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो रहते हैं तो दे डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम दी एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्जांपल गिवन में जैसे कॉटन, टी, कॉफी एक्सेट्रा ये आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, वो सारी इंडस्ट्री विच डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एन एग्रीकल्चर क्रॉप, एग्जांपल गिवन में कॉटन, टी, कॉफी ये आ गया है ना। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज डिराइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम अ मिनरल और अ मेटल, ठीक है। मिनरल और मेटल से जो अपना क्या करती है, रॉ मटेरियल डिराइव करती है, जैसे आयरन स्टील हो गया, मशीन टूल्स हो गए, ये सारा सब कुछ क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ध्यान रखना क्लासिफिकेशन में फिर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, 3 नंबर में ऐसा किसी का भी पूछ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल प्लेड बाय इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री और क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इंडस्ट्री, क्लासिफाई करो, एग्जांपल लिखो, समझ में आ रही मेरी बात। तो उस तरह से आपको वो चीजें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे आप देखोगे वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम हर उससे, मतलब वो तो फिर अननेसेसरी स्ट्रेच करने वाली बात हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको बता दिया कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या ध्यान रखना है। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 नंबर में पूछ लिया तो आप लिख देना, पब्लिक है, प्राइवेट है, जॉइंट वेंचर है, कोऑपरेटिव है, सिंपल, एक एक एग्जांपल लिख देना, लिख लोगे ना। आगे बढ़ जाऊं, मतलब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब जैसे अब आते हैं कि अब आपके चैप्टर में आपको समझाई गई है 2 तरह की इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस वगैरह बताई गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, तो जैसे आप देखोगे क्या है कि गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत ज्यादा ग्रो करती है। तो सवाल वही पूछ रहा है आपसे, क्या कि एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकल लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों लोकेट हुई है वो आपको बताना है। तो यहां पे पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखो सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन जो है
वहां पे क्या अवेलेबल है, वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। रॉ मटेरियल किस सेंस में अवेलेबल है, तो कॉटन, क्योंकि ब्लैक सॉइल रीजन है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, तो एक पॉइंट वो आ जाएगा। ठीक है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, तो जो लेबर चाहिए रहता है, फाइन क्वालिटी ऑफ वीविंग और कह सकते हैं स्पिनिंग सेक्टर वहां पे मजबूत है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि लोकलाइजेशन जो है आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहां देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात। अब यहां पे एक निंजा टेक्निक सुनते जाओ। इस चैप्टर में जितनी भी इंडस्ट्रीज दी गई है, जैसे आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट दी गई है, जूट दी गई है, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, शुगर का तो फिर उतना लोकलाइजेशन वाला पूछेंगे नहीं, लेकिन लोकलाइजेशन मतलब ये इस तरह का सवाल जो है ना, इस टाइप का सवाल जो है, ये इस टाइप का सवाल कि लोकलाइजेशन कॉटन टेक्सटाइल का गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों है, ठीक है, हुगली बेसिन पे जूट का क्यों है लोकलाइजेशन, ठीक, फिर उसके बाद में आयरन एंड स्टील का छोटा नागपुर में क्यों है, तो सबके पीछे कारण ये है कि क्योंकि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहां पे लेबर अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है अगर वो एग्रीकल्चर है तो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो पैटर्न वही है, जैसे मैं आपको हिस्ट्री में बताता ना कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, ठीक है, हिस्ट्री में पैटर्न रिमेन्स द सेम, जस्ट द फैक्ट, फिगर एंड टाइम चेंजेस। तो वैसे ही यहां पे क्या है, यहां पे ज्योग्राफी में भी ये टाइप ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। लोकलाइजेशन वो कॉटन टेक्सटाइल का पूछ सकते हैं, लोकलाइजेशन वो जूट का पूछ सकते हैं, लोकलाइजेशन आयरन एंड स्टील का पूछ सकते हैं, तीनों में से किसी का भी पूछे। ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक कारण हो सकती है, एक लेबर की अवेलेबिलिटी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कारण ध्यान रखना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, इस कारण से क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के लगे लगे क्या है, कोस्टल बाउंड्री है, तो पोर्ट फैसिलिटीज भी आसानी से अवेलेबल है। ठीक, फिर क्या है, चीप लेबर फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट्स। ठीक है, एडजॉइनिंग स्टेट से आपको क्या मिल जाएगा, सस्ता लेबर मिल जाएगा। साथ ही साथ द मॉइस्ट क्लाइमेट हैज कॉज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। ठीक है, मॉइस्ट क्लाइमेट है विच इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो उसके चलते क्या है, बहुत सारी ये जो इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो आपको महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में लोकेट होते देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की गांठ बांध लेना एकदम कि हाँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर बनेगा तो हम आराम से लिख के आ जाएंगे, समझे। अब एक और सवाल देता हूं मैं आपको, देखो क्या है। तो दो इंडिया प्रोड्यूसेस, ठीक है, a large amount of cotton, the price of cotton textiles are beyond the reach of common man. Give reasons. Give reasons. Again, this is also a type of question. मतलब आप जितनी भी इंडस्ट्रीज पढ़ोगे उसमें एक लोकलाइजेशन का हर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या होता है ना, पैटर्न बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जिसने पैटर्न समझ लिया और पकड़ लिया पैटर्न को, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है मैं आपको हर एक आंसर को अलग अलग तरीके से याद करवाऊं। उससे बेहतर ही होगा कि आपको पैटर्न पकड़वा दूं, ठीक है, तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है आप मुझे बेरोजगार कर दो, क्या कि सर अब तो हम खुद सीख गए। फाइन, तो यहां पे अच्छे से चीज को समझना कि देखो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मतलब हर इंडस्ट्री का आपको लोकलाइजेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, मेजर इंडस्ट्री का अभी एग्जांपल दिया, वैसे ही हर इंडस्ट्री क्या चैलेंज फेस कर रही है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कुछ ना कुछ चैलेंज फेस कर रही है वो इंडस्ट्री, तो उस पर सवाल बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब यहां क्या है, यहां यह पूछा गया है कि कॉटन जो है, कॉटन जब हम सफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, स्टिल इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, व्हाई देयर इज प्राइस हाइक इन द कॉटन, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह से सवाल बनेगा। तो चैलेंज की अगर हम बात करें तो चैलेंज क्या हो सकता है, देखो पहला है प्रोसेसिंग ऑफ क्लॉथ इज एक्सपेंसिव एंड मशीनरी यूज्ड इज आउटडेटेड, दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या कि यहां पे जो प्रोसेसिंग हो रही है क्लॉथ की वो महंगी है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मशीनरी आउटडेटेड है, वो मशीनरी आउटडेटेड है, तो ये एक कारण हो गया। ठीक है, ये एक कारण हो गया। दूसरा क्या है, द कॉटन इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। प्राइसेस डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्या होता है कि अब क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो किसी साल प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, किसी साल प्रोडक्शन कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम और ज्यादा होगा उस हिसाब से उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे, एंड दिस बिकम अ रीजन व्हाई इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ अ कॉमन मैन। ठीक है, व्हाई इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखना है। एक कारण क्या हो जाएगा, आउटडेटेड मशीनरी वगैरह। दूसरा क्या है, एग्रो बेस्ड है तो उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं क्या कि वी आर नॉट कंप्लीटिंग कह सकते हैं होल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि हमारे यहां क्या होता है, वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग तो होती है। ध्यान आ रहा है वाला पॉइंट, इस पे एक सवाल भी बन सकता है। ठीक है, इस पे एक सवाल बन सकता है स्पेसिफिक सिंपल कि इंडिया प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड, इंडिया इज providing a world class spinning facility but lacks weaving facility, what are its consequences? उसके consequence क्या होते हैं? तो जब हमारे यहाँ weaving spinning तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हम क्या है उस धागे से, उस यार्न को वोव करके क्या है
कपड़ा नहीं जब बना पाते ना, तो अब आपने कपड़ा नहीं बनाया, वो कपड़ा कहां जाएगा? तो वो मतलब कपड़ा कहीं नहीं बना ही नहीं तो जाएगा कहां? वो जो धागा है वो धागा आप एक्सपोर्ट कर देते हो, वो धागे से कोई उधर से जीन्स का कपड़ा बना देते हैं और फिर वो वापस कपड़ा आपको पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि चीजों की प्राइस बढ़ के आ गई ना। सिंपल सी चीज है कि आपने टमाटर की तो खेती करी, लेकिन आप बोल रहे थे कि टमाटर का हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आपने टमाटर पहुंचा दिया किसको? एक कंपनी वाले को। उसने क्या करा, उस टमाटर का केचप बनाया, एक बॉटल में भरा, और वो जिसमें आपने अगर 10 रुपए किलो में टमाटर पहुंचाया था, तो 1 किलो टमाटर के आपको क्या कर देगा, 1 किलो टमाटर में आपको 10 केचप की बोतल पहुंचा देगा और आपसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेगा वो। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहानी है यहाँ पे? तो वही पॉइंट है, ठीक है, वही पॉइंट है। उस पॉइंट को आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरह से। क्या कि वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग तो है, बट लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक रिजल्टिंग, ठीक है, लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक मतलब क्या? लो क्वालिटी ऑफ वीविंग, ठीक है, वीविंग सेक्टर मजबूत नहीं है, उसके चलते प्राइसेस हाई हो जाती है। तो इज दिस एक्सप्लेनेशन सूटिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन? बताओ जल्दी से, जो क्वेश्चन हमने आपको बताया क्या उसको एड्रेस कर दिया? पूरा कर दिया। कारण क्या है? कारण यह कि आपने पहले क्वेश्चन को समझा अच्छे से, ठीक है। एक और यहां पे निंजा टेक्निक लेते जाओ, क्या कि कभी भी जब आप क्वेश्चन का आंसर देने जाओगे ना, तो सीधे कूदना मत आंसर पे। सबसे पहले यह फोकस करना है कि आप क्वेश्चन समझ लो बस। क्वेश्चन जिसने बेहतरीन तरह से समझ लिया उसके लिए आधे से ज्यादा काम आसान हो जाए। तो क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आया एक सवाल और, अब इसका क्वेश्चन ही समझो, ठीक है। लॉन्ग आंसर नहीं है और शॉर्ट आंसर ही है, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है। What are the factors responsible for localization of jute textile industry in हुगली बेसिन? अभी बताया ना मैंने आपको, तो ये कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर हो गया, इसमें लोकलाइजेशन टाइप पैटर्न पकड़ लो बस, लोकलाइजेशन के सबके कारण समझ लेना। अब जैसे कॉटन में आपने देखा कि वहां ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में, वहां पे क्या है, अवेलेबल मॉइस्ट क्लाइमेट है, वो सारा फैक्टर हो जाता है। वैसे ही आप आपने पढ़ा है, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा है, यहां भी मैंने आपको पढ़ाया है। इंटरकनेक्ट करके सोचो कि जूट को क्या चाहिए रहता है, बड़ी नखरीली क्रॉप है, ध्यान आया? कुछ नॉस्टैल्जिक हो गया क्या टर्म 1 की प्रिपरेशन में? तो जूट को क्या चाहिए रहता है? बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए रहती है। तो वही लिख दो क्या कि हुगली बेसिन में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिल जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सूटेबल, फिर उसी के साथ साथ क्या स्किल्ड लेबर मिल जाएगा आपको, जो जूट प्रोसेसिंग वगैरह, जूट की फार्मिंग होती है वहां पे। अब जूट क्योंकि वहां ग्रो होता है तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल जाता है। समझ में आ रहा पॉइंट? तो यहां पे क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है, पूरा वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के पास में है क्योंकि हुगली बेसिन, तो वहां जा जाके सारी इंडस्ट्रीज भी बैठ गई, ठीक। फिर क्या है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट है तो वो इनएक्सपेंसिव है, तो इधर से उधर माल को सप्लाई करना आसान होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है आपने लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर में पढ़ा है कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये फैक्टर वहां पे बन जाएगा, सूटेबल है, ठीक है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड रोडवेज, ठीक है। तो सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज में क्या आ जाएगा, क्योंकि रेलवेज भी है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी है, रोडवेज भी है, पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ है, तो उसके चलते क्या है, इंडस्ट्रीज को यहां पे ट्रांसपोर्टेशन के एज सच हर्डल्स नहीं आएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। फिर क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट जो है ना, तो रॉ जूट, आपने जूट तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन जूट प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए पानी चाहिए रहता है। यहां क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है यहां पे, तो उसके चलते क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, एक ये फैक्टर बन जाता है। तो दीज ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, ठीक है, मेक्स दी सिचुएशन फेवरेबल, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, सिचुएशन को फेवरेबल बनाते हैं। किसके लिए फेवरेबल बनाते हैं? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हुगली बेसिन में कंसंट्रेशन हो, इसके लिए, ठीक है। समझ में आया? तो लोकलाइजेशन का पीछे का ये कारण रहा। अगला देखो क्या है, why sugar industry ideally suited to cooperative sector? Again a different set of question, ठीक है ना। यहां पे आपसे लोकलाइजेशन का कारण पूछा ना, चैलेंजेस पूछा। जूट, अच्छा चलो एक होमवर्क में क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन में आपको देता हूं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको लिख के आना है। जैसे मैं आपको हर एक एग्जाम पैक के वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन दे देता हूं, और ये मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूं, आप देखो और मुस्कुराओ, लिखा करो, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है आपका कि व्हाट आर दी चैलेंजेस, ठीक है, व्हाट आर दी, ठीक है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, ठीक है, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या चैलेंजेस फेस करती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बताओ, ठीक है। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस फेस करती है, आपको 3 नंबर में लिखना है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जैसे आगे बढ़े यहां पे, तो अब अगला सवाल क्या आ गया, अगला सवाल जैसे अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पे आया,
कि वाई शुगर इंडस्ट्री आइडियली सूटेड टू दी कोऑपरेटिव सेक्टर। अब जैसे आप जब शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तो वहां देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्री में क्या है, शुगर इंडस्ट्री में क्लियरली लिखा गया है शुगर इंडस्ट्री बेस्ट सूट्स टू दी कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे आपने पढ़ा था, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर सेक्टर हो गया और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होते हैं, जहां पे सप्लायर्स और कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं ना वही ओनर भी रहते हैं। सप्लायर और प्रोड्यूसर ही ओनर रहते हैं किस चीज के, सप्लायर और प्रोड्यूसर ही ओनर रहते हैं किस चीज के, इंडस्ट्री के। तो आपको वही बताना है कि व्हाई इज शुगर इंडस्ट्री आइडियली सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहां पे आपको लिखना रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे फार्मर्स जो है तो फार्मर्स आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग शुगर केन एज इट इज अ एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप है तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हार्वेस्ट आती है, सो इट इज रिक्वायर्ड कि उस हार्वेस्ट में सभी लोग क्या करें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए। ठीक है, तो फार्मर्स पूल टुगेदर देयर रिसोर्सेज, सेट अप मिल विद इन अ शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड प्रोड्यूसेस शुगर। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि फार्मर्स जो है तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे रिसोर्सेज को पूल करते हैं। ठीक है, सेटअप मिल विद इन अ शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया एंड प्रोड्यूस शुगर। फाइन, तो उस तरह से वो सब कुछ, अब क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है, शायद शुगर केन लाना, मैंने बताया ना एनुअल क्रॉप है, शायद शुगर केन लाना एक साथ, ठीक है, एक साथ प्रोसेस करना, उसका शुगर निकालना, तो ये बेस्ट, दिस कैन बी बेस्ट डन इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आप करेंगे तो यहां पे एक प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि ये सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है, डिलेज अगर होंगे इसमें तो सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं रह जाएगी। समझना, एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन बन के आया है, तो वहां पे आप कैसे आंसर करोगे वो आपके विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो आपकी कंसाइंस, आपकी समझ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उसको बेहतरीन तरह से समझना और फिर लिखना चालू करना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द सीजनल नेचर ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज combated by setting up cooperatives। क्योंकि सीजनल नेचर है तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू whatever you are required to do, you have to do in that particular season। ठीक है, that particular time period, वो टाइम पीरियड वाला विंडो अगर आपने निकाल दिया तो उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, फिर डांडिया खेलते रहना बस उन गन्नों से, क्योंकि सूख जाएगा ना वो पूरा। तो इसके चलते इट इज बेस्ट सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, इसके चलते इट इज बेस्ट सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। समझ में आया? अगला सवाल देखो क्या है, एनालाइज, ये सारे पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कर लेना आराम से, घबराना मत। ठीक है, कहां जाना है, अकेडमी ऐप पर आपको जाना है, सिंपल सी चीज है, कम्युनिटी सेक्शन होता है टीचर का, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आवाज लगा देना, वहां पे से सर्च करोगे ना, सर्च टैब पे वेयर इज दिगराज सर, दिगराज सिंह राजपूत सर्च करोगे, आपको टीचर का एक वो मिल जाएगा कम्युनिटी सेक्शन, वहां से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और सिंपल सी चीज, जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वो ऐप भी पूछेगा कहां से आए हो, तो बता देना DIGRAJ दिगराज। ठीक है, चलो क्या है, एनालाइज एनी 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसके द्वारा क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। अगेन पैटर्न पकड़ा, मैंने क्या बताया था, कोई भी इंडस्ट्री पे एक लोकलाइजेशन का क्वेश्चन बन सकता है और एक चैलेंजेस वाला। तो ये सेट ऑफ 6-7 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो। ठीक है, तो चैलेंज वाला क्वेश्चन आ गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न पकड़ा, तो क्या चैलेंज फेस किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज वही सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है। ठीक है, डिलेज अगर होते हैं तो उस कारण से सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, फिर बस डांडिया खेलो सूखे सूखे शुगर केन से। तो ये आपके क्या रह जाएंगे, ये उसके चैलेंजेस रह जाएंगे। ठीक है, आउटडेटेड मशीनरी, आज भी क्या हो रहा है, हाथ से ही काम चल रहा है। ठीक, तो ये कारण है। तो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पहली चीज, पहला ड्रॉबैक हो गया, पहला चैलेंज हो गया। डिले इन कैन रीचिंग फैक्ट्रीज फॉर क्रशिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट नेटवर्क ऑफ रोड्स which leads to decrease the sucrose content in the sugarcane। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अगर नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रक धीरे धीरे जाएगा, कहीं गड्ढे में फंस गया, कहीं पलट गया, तो उसके चलते क्या होगा, जब डिलेज होंगे ना तो उसका क्रशिंग टाइम पीरियड जो रहेगा वो भी डिले होगा, और उसके चलते क्या होगा कि उसका सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होगा, तो उतना मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाएगा आपको। अगला क्या है, वी आर स्टिल अनेबल टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। बैगेज क्या होता है कि आपने गन्ने में से रस निकाल लिया, उसका जो उसका कचरा बचा ना, तो या तो वो कौन खा रहा होता है, गाय बैल जो रहते हैं सड़क किनारे वही खा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस बैगेज का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे पॉइंट वही आ रहा है, वी आर स्टिल अनेबल टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। ठीक है, हम क्या कर पा रहे हैं, बैगेज का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये एक क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, ये एक मेजर चैलेंज हो गया। सो दीज आर द चैलेंजेस faced, these are the challenges faced by sugar industries in India। समझ में आई मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, distinguish between an integrated steel plant and mini steel plant, stating 3 points of distinction, and this is the hero of today's session। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से जरा, ये आज का हीरो है। हीरो कैसे है देखो, उसको भी समझ लो, क्योंकि आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ी, उसका लोकलाइजेशन, उसकी लिमिटेशन, उसके चैलेंजेस, ये सब आ सकता है, लेकिन
लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के आयरन एंड स्टील प्लांट्स होते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एक चीज होती है और मिनी स्टील प्लांट्स दूसरी चीज होती है। तो अब सवाल आपसे यह पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड अ मिनी स्टील प्लांट, स्टेटिंग 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। दोनों में डिफरेंशिएट करो। तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, ये जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है बड़े होते हैं, मिनी स्टील प्लांट जो है छोटे होते हैं। ठीक है, यहां जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एग्जैक्ट रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, यहां क्या किया जाता है, स्क्रैप मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा है समझ में? तो उस तरह से क्या है, सवाल जो है कैसा भी बन सकता है। तैयारी बेहतरीन करके रखना, तैयारी बेहतरीन करके रखना, और कर रहे हैं बेहतरीन। ठीक है, कर रहे हैं बेहतरीन, ये मत सुनना कैसे करेंगे, हाय तोबा। ठीक है, बेहतरीन हो रही है तैयारी। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज एंड मिनी स्टील प्लांट, ठीक है, देन अ मिनी स्टील प्लांट। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर लार्ज इन साइज व्हेन कंपेयर्ड विद द मिनी स्टील प्लांट्स। तो अगर आप ब्रैकेट बना के, मतलब बॉक्स बना के लिखना चाह रहे हो, वो भी एब्सोल्युटली फाइन है, वैसे लिख दो। ठीक है, मिनी स्टील प्लांट यूजेस स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन while integrated steel plant use basic raw materials। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि टाइप से, ठीक है, कि मतलब बोलते हैं हम ही सब कुछ निकाल रहे हैं पूरा। ठीक है, तो बेसिक रॉ मटेरियल कौन क्या हो जाएगा, आयरन ओर हो जाएगा, कोकिंग कोल हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा। इनका इस्तेमाल करके वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वो फिनिश प्रोडक्ट देते हैं। कौन? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। और मिनी स्टील प्लांट जो है वो स्क्रैप मटेरियल वगैरह इस्तेमाल करके, स्पॉन्ज आयरन वगैरह इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मिनी स्टील प्लांट प्रोड्यूसेस माइल्ड एंड अलॉय स्टील व्हाइल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली स्टील। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मिनी स्टील प्लांट जो है माइल्ड और अलॉय स्टील प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, स्टील प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस ओनली स्टील। समझ में आया? इंडस्ट्रियल यूनिट कॉजेज एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन। अब देखो यहां पे आयरन एंड स्टील के बाद में ऐसी जंप लगाई है मैंने आपको कि सीधे हम आ गए कहां पे, पोल्यूशन वाले पार्ट पे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाले पार्ट पे। क्योंकि बीच में ये जो टॉपिक्स है ना, तो बीच में ये जो टॉपिक्स है इन पे अनसर्टेनिटीज बड़ी है। अनसर्टेनिटीज बड़ी कैसी है कि आएंगे नहीं आएंगे, कुछ स्कूल्स में कटवा भी दिए गए हैं। सीबीएसई ने भी, मतलब सीबीएसई ने क्या लिखा है, सिर्फ उनका वो लिखा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी, कहां कहां है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम अननेसेसरली स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना है? ठीक है, पढ़ना सब है, पढ़ के सब कुछ जाना, तैयारी सब कुछ करके जाना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि छोड़ना कुछ नहीं है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? बाकी अभी आपको क्या है, मतलब क्रिस्प चीजें दे रहा हूं ताकि एग्जाम टाइम में आप 2x पे देख सको, रिवाइज कर सको, आपको बेहतरीन ग्रास्प मिल सके ब्रॉड टॉपिक्स पे। समझ गए? मैंने लेक्चर में भी ये चीज बताई थी और आपको। चलो तो बजाओ क्या है, इंडस्ट्रियल यूनिट कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब अगेन यहां पे क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ना, उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाले टॉपिक में भी क्या आपको देखने को मिलता है, उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाले टॉपिक में आपको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग सेट के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। अलग अलग सेट के कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं? तो अलग अलग सेट के क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल कि एयर पोल्यूशन बताओ कैसे इंडस्ट्रीज करती है, नॉइज पोल्यूशन बताओ कैसे करती है, वाटर पोल्यूशन कैसे करती है, थर्मल पोल्यूशन कैसे करती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एयर पोल्यूशन बता दे रहा हूं कि एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया तो आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आया, 3 पॉइंट लिखना रहेंगे। वैसे ही वाटर पोल्यूशन पे आ सकता है, थर्मल पोल्यूशन पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जहां पे भी आएगा मुस्कुराना है, जो याद किया है, जो पढ़ा है, जो समझा है वो लिख के आना है, घबराना नहीं है। ठीक, यहां देखो क्या है, तो इंडस्ट्रियल यूनिट कॉजेज एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन। तो पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस को रिलीज कर रही है, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, पोल्यूशन देखने को मिलता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल रहता है वो क्या करता है, वो एक तरह से आप देखोगे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो है दोनों ही क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। और इसका मतलब ये कैसे पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो दीज आर इनहेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनहेल हो जाते हैं, उनके लंग्स वंग्स में फंसने लगते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक क्लिन्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बिलोंग टू दी मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो एयर पोल्यूशन ऐसे हो रहा है कि स्मोक एमिट की जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा। पेपर फैक्ट्री हो गया, ब्रिक क्लिन्स भट्टे होते हैं ना ईंट के, वो हो गया, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो और इसके चलते क्या होता है, इसके चलते स्मोक जो है पूरे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, विच इज बीइंग इनहेल्ड, विच कॉज हेल्थ हजार्ड्स, विच पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट, ये आपने बता दिया ये सारे इंडस्ट्रियल यूनिट है, दीज इंडस्ट्रियल यूनिट कॉजेज एयर पोल्यूशन। समझ में आया? तो पोल्यूशन ध्यान रखना, थर्मल पे, वाटर पे, कह सकते हैं नॉइज पे, किसी भी तरह से पोल्यूशन आएगा, बनेगा। ठीक है, पोल्यूशन बनना चाहिए। अगला क्या है, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन वेरियस वेज।
तो अब आप जब पोल्यूशन देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो सिरदर्द है तो सिरदर्द का समाधान क्या है कि सिरदर्द का इलाज करो, ठीक है। वैसे ही क्या है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है तो उस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो सबके रिडक्शन का तरीका बताया गया है। देखो एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में यह आ सकता है कि हाउ द कंजर्वेशन ऑफ कह सकते हैं एनवायरमेंट कैन, हाउ द पोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैन बी चेक्ड एंड एनवायरमेंट बी कंजर्व। तो उसमें आप फिर सब कुछ लिखेंगे कि वाटर का भी लिख दो, नॉइस का भी आप क्या लिख देंगे, जैसे एयर के लिए आप लिख देंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर्स, ठीक है, फैब्रिक फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। अब स्पेसिफिकली यहां तो 3 नंबर में क्या पूछा है, यहां स्पेसिफिकली 3 नंबर में पूछा है हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। फ्रेश वाटर के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आप कैसे रिड्यूस करते हो, आप तो ये बता दो भाई साहब, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, तो 3 पॉइंट्स आपको बताए गए, ध्यान देना, ठीक है। उसमें क्या बताएगा, सबसे पहले रिसाइकलिंग वगैरह पे फोकस किया जाए, तो मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट, ठीक है। दूसरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। जहां भी वाटर कंजर्वेशन की बात आए ना, वहां पे सिंपल सी चीज क्या लिखना रहता है हमेशा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ये पॉइंट हो गया आपका। फिर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स, ठीक है। रिवर और पॉन्ड्स में रिलीज करने से पहले आप क्या करते हैं, उन्हें ट्रीट करो प्रॉपर्ली। तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब क्या मतलब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो जो इसके 3 सब पॉइंट्स है ना कि कैसे ट्रीट करोगे, तो क्या फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से, ध्यान आ रहा है। तो अगर उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हाउ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स कैन बी ट्रीट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, तो आप उसको 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहानी है यहाँ पे। तो उस तरह से पॉइंट्स में कनेक्टिविटी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्वेशन पे मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन बताया है, इसके आप क्या देखोगे, इसके अलग अलग ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलग अलग ब्रॉड सेट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या बताते हैं आपको, देखो तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अगेन वही वाली बात है, 120 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का सवाल आएगा, माथा देखो तिलक करो। यहां क्या है, यहां आपको 5 नंबर का लिखना रहेगा, ठीक है। 5 नंबर का लिखना रहेगा, तो और डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाना होगा। एज सच मैं आपको चैप्टर स्टार्टिंग से पकड़ा के लाया हूं पूरा, तो आपका एक रिवीजन वो हो ही गया है। अब जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन क्या निकल के आ सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या है, उसे बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको यहां पे फिर समझा रहा हूं अच्छे से, क्या है सवाल जैसा भी आए, सवाल का एसेंस पकड़ना, माथा देखो तिलक करो, सवाल को समझो कि क्या है और उस हिसाब से फिर उसको क्या करो, अप्रिशिएट करो, एंटरटेन करो। तो यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मीनिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, पहले वो बता दो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in the factories, production of goods in the factories in large quantities after processing from raw materials to move valuable, ठीक है, to move to valuable products is called manufacturing industry, ठीक है। to move की जगह made कर दो, to made, ठीक है, valuable products। क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती पूरी फैक्ट्रीज में, इसे क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट। तो आपने पहला पार्ट डील कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मीनिंग समझाया, व्हाई इज इट कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन क्यों कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन इसलिए कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग को क्योंकि ये सारे कारण हैं इसमें, ठीक है। ये सारे कारणों से क्या कहा जाता है, इसे बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो ऊपर ध्यान रखना, ऊपर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब 5 नंबर का है, तो 1+4 की स्कीम चल रही है यहाँ पे। 1 नंबर आपने समझा दिया, अब 4 पॉइंट, मिनिमम 4 पॉइंट लिख दो। क्या लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। फाइन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है, तो लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कह सकते हैं आप, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, उससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट की इंडस्ट्रीज जो होती है, तो इंडस्ट्रीज इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसे रोल प्ले करेगी कि वो लोगों को जॉब देगी। अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट होगा तो उससे क्या होगा, उससे दिखती बात है कि सभी जगह जब काम करेंगे लोग, सभी जगह पैसे होंगे, सभी
रीजन्स की ग्रोथ होगी तो जो रीजनल डिस्पैरिटी नहीं कि कहीं ग्रोथ हो गई कहीं नहीं हुई, वो रीजनल डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, इट ब्रिंग्स द मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में आपने क्या बनाया, इंडस्ट्रीज में आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाते हो, इंडस्ट्री में आप काम करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो प्रोडक्ट आपने बेचा, अब आपने अपने सभी लोगों को बेच दिया। मान लो आपने टोपी बनाई, सबको टोपी पहना दी, अब क्या है, आप टोपी विदेश में पहनाते हो तो अपने टोपी पहनाओगे, बदले में आपको पैसा देंगे, तो उधर से जो पैसा आया वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज ऐसे रोल प्ले करती है कि इंडस्ट्रीज ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी आपके पास आ रहा है। फिर क्या है, डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन एडिंग प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मान लो कि वो टमाटो था, वो गेहूं था, उससे बिस्किट बना दिया, टमाटो से टमाटो केचप बना दिया, सेब भी थे कश्मीर से आए थे तो उससे जैम बना दिया। तो जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो उससे यू आर एडिंग प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एडिंग प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, उससे आप प्रॉस्पेरिटी ऐड करते हो। समझ में आया? अब देखो क्या है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं ये एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हाउ? तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक, ये वही वाला है क्या कि सवाल कैसा भी आ जाए, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो पहले सवाल से स्टार्ट किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, तो वैसे ही क्या है, वैसे ही अगर सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड, तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो अब आपको कहानी कनेक्ट हो रही है ना, तो आपको बताना है कि कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की मदद करता है। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री कैसे एग्रीकल्चर की मदद करती है, तो इंडस्ट्री मशीनरी बना के देती है एग्रीकल्चर को, जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है? वही पॉइंट रहेंगे आपके, ये दोनों पॉइंट वहीं पे क्लियर हो रही है चीजें। तो वैसे ही एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे बूस्ट दिया है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल खरीद लेती है, वो मशीनरी दे देती है। ठीक है, वही पॉइंट यहां बताया गया कि इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। और क्या होता है, इंडस्ट्रीज सेल दैट प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स, ट्रैक्टर वगैरह सारा सब कुछ बेच देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं बढ़िया मुस्कुराते हुए। समझ में आया? तो इस तरह से बोथ मूव्स हैंड इन हैंड, बोथ आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सवाल बहरूपिया होता है, वो कैसा भी आ जाए, शब्द बदल के आ सकता है, अपना रूप बदल के आ सकता है, डरना मत, समझना और उस हिसाब से लिखना। ठीक है, एक मतलब फिर एक और मतलब 5 नंबर का है, 3 पॉइंट में थोड़ी काम चलेगा, 5 नंबर का तो 5 नंबर के हिसाब से लिखना तो पड़ेगा। मैं आपको यहां पॉइंटर्स देता हूं, इसके इर्द गिर्द आप अपना आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हो, बिल्कुल आजादी है आपको। ठीक है, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है। तो यहां पे क्या है, इंडस्ट्रीज हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी एफिशिएंट। ठीक है, इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं कह सकते हो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोसेस को बड़ा एफिशिएंट बना दिया है, आसानी से काम होने लगते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे समझाया गया छोटे से पैराग्राफ में। अगला क्या है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट एंड कंज्यूमर बेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है तो उसके लिए मान लो इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल क्या बन रहा है, इंडस्ट्रीज में अगर कोई पंप स्प्रे करने वाला बन रहा है तो वो उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वो मार्केट प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर इनफैक्ट जैसे आप देखो तो कितनी ही केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही चल रही है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो इंडस्ट्रीज कैसे ऑपरेट करती, दिमाग लगाओ। ठीक है, और ये करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का, अरबों खरबों का बोलूं तो भी मतलब कम नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि आप देखो आज एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर आप स्थिति देखोगे तो कोई भी फार्मर हो, ठीक है, छोटा बड़ा कैसा भी फार्मर हो, ठीक है, वो हर फार्मर जो है, हर फार्मर क्या कम से कम 5 से 10 हजार रुपए जो है मिनिमम बता रहा हूं मैं, छोटे फार्मर की स्थिति पे बता रहा हूं, 5 से 10 हजार रुपए क्या करता है अपने फार्मलैंड में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह कर ही देता है स्प्रे। ठीक है, तो सोचो कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को बूस्ट प्रोवाइड करता है। ये छोटे फार्मर की बात बता रहा हूं, बड़ा फार्मर 2 लाख रुपए तक की दवाइयां जो है अपने खेतों में डाल देता है, और 1-2 फार्मर नहीं है, करोड़ों फार्मर्स हैं हमारे देश में। ठीक है, लाखों करोड़ों फैमिलीज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो अरबों खरबों का बिजनेस होता है। ठीक, तो इस सेंस में आप क्या देखोगे, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्केट एंड कंज्यूमर बेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला सवाल। तो सवाल देखो कैसे भी आए आपको समझते चलना है। ये एक और लॉन्ग आंसर आया, लॉन्ग आंसर क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी इन इंडिया, कंपेयर दिस कंट्रीब्यूशन विद द ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, व्हाट इज द डिजायर्ड ग्रोथ एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी। डिजायर्ड ग्रोथ रेट क्या है और प्रेजेंट पोजीशन क्या है इंडस्ट्री की जीडीपी में। ये 2-3 सेट के सवाल हैं
ठीक है, सवाल को स्प्लिट करो। सबसे पहले जो सिखाया अभी तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं, मनी एंड क्रेडिट, नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज और ये, और इसके आगे वाले अब आगे मिल जाएंगे, ठीक है, वो जो शेड्यूल है हमारा उस हिसाब से। तो अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद में ये देखो कितना नंबर कहां से पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी इन इंडिया क्या है। तो नेशनल इकोनॉमी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करोगे आप, तो वो वाला पॉइंट बताना जो सारा फिगर्स में है कि 17% है, उसमें 10% जो माइनिंग क्वेरिंग वगैरह वाला, ठीक है, एक पार्ट हो गया। कंपेयर द कंट्रीब्यूशन विद ईस्ट एशिया कंट्री, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्री होना चाहिए, ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ईस्ट एशियन कंट्री से कंपेयर करोगे जो 25 से 35% तक कंट्रीब्यूट करती है, उनकी अपेक्षाकृत हम तो पीछे रह गए, ठीक है, हम पीछे रह गए। चलो, व्हाट इज द डिजायर्ड ग्रोथ एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ व्हाट इज द डिजायर्ड ग्रोथ एंड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री इन जीडीपी। डिजायर्ड ग्रोथ रेट क्या है और एट प्रेजेंट क्या ग्रोथ रेट है वो बताओ आप। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1+1+3 कर सकते हो, उस तरह से स्प्लिट, ठीक है, उस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। तो अब जैसे अगर हम देखें तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन है 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल 27%, ठीक है, टोटल 27% में से 17% है ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ठीक है। तो 17% ही मान के चल रहा है आउट ऑफ टोटल 27% में से, क्योंकि 10% तो क्या है माइनिंग, क्वेरिंग वगैरह में आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ ईस्ट एशियन, ठीक है, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 25 to 35% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो उन जो सेकंड पार्ट है, कंपेयर दिस कंट्रीब्यूशन विद द ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो वो 25 से 35% है, जो कि क्या है इंडिया की अपेक्षाकृत ज्यादा है और इंडिया पीछे रह गया उस कंटेक्स्ट में। अगला पार्ट क्या है, व्हाट इज द डिजायर्ड ग्रोथ, ठीक है, एंड प्रेजेंट पोजीशन। डिजायर्ड क्या, हम चाह क्या रहे हैं, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%, ठीक है, और प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट ग्रोथ रेट इज अबाउट 9 to 10% एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी कैन अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 12%, ठीक है, 12% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए आपके। अगला क्या है, सेटिंग अप ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एनएमसीसी टू अचीव दिस डिजायर्ड ग्रोथ रेट, ठीक है, इस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, एनएमसीसी को एस्टैब्लिश किया है। तो ये पूरी कहानी हो गई, ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। सवाल देखा, मतलब सवाल का माथा देखा, तिलक कर दिया, किस हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी डिमांड थी, जिस हिसाब से उसकी हम क्या कह सकते हैं पोटेंशियल थी, जितना वो ले जा सकता था। तो हर क्वेश्चन को देखना पहले कि उसमें कितनी पोटेंशियल है, किधर से क्या पूछ रहा है वो, कितने नंबर का कहां से वेटेज लेके आया है वो। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री विद सुटेबल एग्जांपल्स। सुनो मेरी बात, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, किधर से भी पूछा जा सकता है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब जेनरिक क्वेश्चन है। क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स which one is going to consider before establishing any industry, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है वो आपको बताना है। तो आप किन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे एक रॉ मटेरियल हो जाता है, तो आप अब देखो रॉ मटेरियल सिर्फ पॉइंटर दे रहा हूं मैं आपको, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो कह सकते हैं इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट द रीजनेबल कॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड बिफोर द लोकलाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपने रॉ मटेरियल को एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या लिख देना कि मोस्ट ऑफ दी कह सकते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू बिकॉज रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल एट लोअर रेट्स, ठीक है। तो आप ऐसे क्या है, सारे पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताया इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से एक फैक्टर होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल लिख दिया। जहां एग्जांपल पूछा है ना वहां एग्जांपल लिखना, क्यों, क्योंकि नंबर रहते हैं उस हिसाब से। क्या होता है ना, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं समझते हैं, तो जहां एग्जांपल लिखा है वहां एग्जांपल लिख के आना, और एग्जांपल ऐसा कुछ भी राम श्याम का नहीं लिख के आना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जांपल लिख के आया करो जो आपको एनसीईआरटी के साथ अलाइन हो रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि रट के लिख के आओ, लेकिन जेन्युइनली एक्सेप्टेड होना चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है। अब मैं मुस्कुराया क्यों, मैं आपको कारण बताता हूं। मेरे साथ ये गलतियां होती थी, स्कूल में एग्जांपल लिखने की बात होती तो मेरे अंदर की पूरी क्रिएटिविटी बाहर आ जाती थी, ठीक है। फिर मैं कुछ भी एग्जांपल लिख के आता था, टीचर कुछ भी नंबर दे देते थे। तो एग्जांपल थोड़े से स्टैंडर्ड हो, जो बुक के साथ अलाइन हो रहे हो, कंसेप्ट को बेहतर समझा रहे हो, आप अपने वर्ड्स में लिखो, अपने आइडियाज को लिखो, वेल एंड गुड, लेकिन जेन्युइन हो थोड़े से, ठीक है। और कैसे होते सर जेन्युइन, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम आगे और क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। जैसे वाटर सोर्सेज, ठीक है, वाटर सोर्सेज होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर सोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन के पर्सपेक्टिव से, प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिफोर लोकलाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, लेबर अवेलेबल होना चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है कितनी नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो। ये 5
5 की जगह बहुत सारे हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी एक हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला देखो क्या है, अगला ये है, व्हाई डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी? ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पैराग्राफ है ये, ध्यान आ रहा है क्वेश्चन कहां से आया? आप जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहला टॉपिक दिया और एक पैराग्राफ दिया है बस, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जस्ट वाले वहां पे बुक में वो देखो उधर, ठीक है, इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड वाला जो पेज रहेगा ना उस पे। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पे कि व्हाई डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लेन, 5 नंबर में पूछ डाला है और कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट पोजीशन क्यों है। तो अब आप ध्यान करो क्या क्या पॉइंट था वहां पे कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कंप्लीट इन वैल्यू चेन सेल्फ रिलायंट है, ये जो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है ये क्या करती है, जैसे अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट्स होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज लाती है हमारे देश में, समझ में आ रहा है? पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को जरा समझो कहां से आया, क्या पूछना चाह रहा है, खड़े खड़े आपने 5 पॉइंट निकाल दिए, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो हैंडलूम वगैरह चल रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, मैनुअली काम करते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आ रही है क्योंकि अब आप कपड़ा बनाओगे, सारे कपड़े खुद ही थोड़ी पहन लोगे एक के ऊपर एक, ठीक है, क्या करते हैं आप उन कपड़ों को बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आती है, फाइन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आ गई। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन मतलब क्या है कि वो खुद ही अपना सस्टेनेंस संभाल लेती है, वैल्यू चेन कंप्लीट है कि वो धागे से लगा के क्या होता है पूरा कपड़ा बनने तक सब कुछ वैल्यू चेन में अपने आप कंप्लीट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं क्या कि क्यों ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि है इंडस्ट्री, लेकिन क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है, वहां से रॉ मटेरियल रहती है, वहां फार्मर्स को क्या करती है एम्प्लॉय करके रखी हुई एक तरह से। तो दीज आर दी फैक्टर्स which proves that textile industry occupy an important position in the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आया? सो दिस वाज द स्टोरी। अगला सवाल क्या है? व्हाट आर दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज? गिव 4 एग्जांपल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? 4 एग्जांपल बता दो। सिंपल क्वेश्चन देखो क्या है बहुत बड़ी हेडिंग में से आया है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। खुद दिमाग लगाओ जरा 2 मिनट के लिए, मैं आपको पॉज दे रहा हूं, 2 मिनट के लिए खुद दिमाग लगाओ कि व्हाट आर दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, गिव 4 एग्जांपल्स। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन सी होती है कि ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर बेस्ड ऑन मिनरल्स फॉर देयर रॉ मटेरियल्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो मिनरल्स पर बेस्ड है रॉ मटेरियल्स के लिए वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप क्या क्या लिख सकते हो? आयरन एंड स्टील लिख सकते हो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग लिख सकते हो, केमिकल लिख सकते हो, सीमेंट लिख सकते हो, कितने सारे एग्जांपल है। सिर्फ एग्जांपल लिख दोगे कि नहीं? अब 5 नंबर का सवाल है तो एग्जांपल्स को समझा देना। जैसे यहां देखो तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फाइन, अब इसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन पे जाओगे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक पार्ट हो गया, ठीक है। ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, तो आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की थोड़ी सी पढ़ाई कर दी, ठीक है, तो आपका 1 नंबर यहां पक्का हो गया। मतलब आपको ये जो एग्जांपल्स है तो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 5 नंबर में आप 5 पॉइंट लिख के जाओगे बस कि आयरन स्टील, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो काफी नहीं है ये। समझ रहे हो मेरी बात? जो आपके मन में एक डाउट रहता है, देखो अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट मैं अभी यहां पे क्लियर करता हूं कि सर कितना लिखे मतलब क्या है कि आपका कंटेंट क्लियर हो, वो कंटेंट जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, साथ ही साथ इट सूट्स टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन अगर 5 नंबर के लिए आया है तो ऐसा रहता है ना, आपका कस्टमर अगर आपको दिख रहा है बहुत महंगी गाड़ी में से उतर के आ रहा तो फिर आप उसको प्रोडक्ट भी वैसा महंगा दिखाओगे, समझ रहे हो? तो वैसे ही आप दुकानदार भी बना करो आंसर लिखते समय थोड़ा सा कि क्वेश्चन जब 5 नंबर मांग रहा है ना, 5 नंबर लेके आया तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको 5 नंबर देना चाह रहा है, आप उसको 5 नंबर लायक लिख के तो दिखाओ, ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगे? समझ में आया? तो उस तरह से आपने पहले ये बता दिया कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, फिर एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर देना विद एग्जांपल। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिख दिया आपने, फिर क्या है केमिकल इंडस्ट्री लिख दिया आपने, फिर क्या है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो जैसे केमिकल इंडस्ट्री में इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ इंडिया जीडीपी, इट इज अ इंडस्ट्री, ठीक है, विच इज इट्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। केमिकल इंडस्ट्री खुद के ही प्रोडक्ट को खुद ही कंज्यूम कर लेती है, ठीक। तो उस तरह से कुछ भी उसकी बड़ाई लिख दो, उसके पॉइंट, उसके फीचर्स लिख दो, ठीक है। फिर क्या है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक, अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री दिस रिक्वायर्स लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम एज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसेस सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज कमाने में हमें मदद भी देती है।
फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आपने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ गए। अब आते हैं हम कहां पे, एक और सवाल आया, तो व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट रोल हैव बीन प्लेड बाय लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस। हाँ जी, अब देखो सवाल अच्छा आया, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा क्या चैलेंज फेस किया जा रहा है। अगेन दिस सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि वही हर इंडस्ट्री का, खास करके आयरन एंड स्टील, कॉटन, जूट और एक और क्या था, शुगर, इनमें चैलेंजेस क्या फेस किया जा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न पकड़ लिया, लोकलाइजेशन के टाइप का क्वेश्चन पैटर्न पकड़ लिया, ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अब यहां पे क्या है, व्हाट आर दी चैलेंजेस फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस आप बता सकते हो कि इररेगुलर पावर सप्लाई होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, लेबर की लो प्रोडक्टिविटी, कोकिंग कोल वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हो गए, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हो गए। अगला पार्ट देखो, तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस बड़ा पार्ट लेके चल रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलना, व्हाट रोल हैव बीन प्लेड बाय लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस। तो एक सिंपल सा रोल प्ले करा है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से क्या है, बूस्ट मिला इस इंडस्ट्री को, सिंपल, ठीक है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ये हुआ कि आपने प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करवा दी, तो उससे इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट मिल गया। तो ये जो इतना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन क्या, उसकी कह सकते हैं पोटेंशियल 1 नंबर है, ठीक है, बहुत ब्लंटली अगर मैं कहूं तो क्या, इसकी औकात 1 मार्क्स की है बस, ठीक है। लेकिन उसके आगे वाला जो पार्ट है ना, ये जो है थोड़ा सा हैवी ड्राइवर टाइप है, ये 4 नंबर का पार्ट में पूछा जा सकता है। तो इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो क्या, कि चैलेंजेस फेस क्या क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी कम है और कोकिंग कोल जो है वो भी क्या है, बहुत हाई कॉस्ट है उसकी। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी क्या है, इरेगुलर है। आपको क्या देखने को मिलता है कि पावर कट्स वगैरह बहुत सारी समस्या है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इन सारी चीजों में डिलेज होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या प्रूव करके देते हैं, ये सारे पॉइंट्स प्रूव करके दे देते हैं क्या, कि ये चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, ये सारे चैलेंजेस हैं जो फेस किए जा रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। अब सवाल अगला ये आता है कि लिबरलाइजेशन और एफडीआई जो है वो कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में एक मदद दे सकता है। तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। क्या लिख दिया यहां पे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये डबल रिपीट हो गया। तो विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, तो एक फायदा ये हुआ कि लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने एक बूस्ट दिया है किसको, हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो चैलेंजेस और लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है वो लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही पूछा, आगे बढ़ो, ठीक। अब आगे अगला सवाल क्या, देखो अगला सवाल पे अगर हम जाते हैं तो अगला सवाल हमारा ये रहा, एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज। सुनो मेरी बात, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अलग अलग जो पार्ट्स थे, जैसे मैंने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में बताया कि एयर पोल्यूशन का एक सेट दे दिया, अब वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ इंडस्ट्रीज लीड टू पोल्यूशन, स्पेसिफिकली नहीं पूछा है कौन सा, तो फिर आपको 5 नंबर में सारा लिखना रहेगा कि एयर, वाटर, थर्मल, ठीक है, नॉइस, वो सारे लिख दिया आपने, ठीक है। वैसे ही कंजर्वेशन पे भी 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, डालना चाहिए था लेकिन डाला नहीं यहाँ पे। तो अब आप एक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर environmental degradation and pollution, how can we check environmental pollution and degradation। अब 5 नंबर पे क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो environmental pollution degradation पे आप पूरा लिखेंगे फिर कि वाटर पोल्यूशन को चेक करो, नॉइस पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को चेक करो, तो अलग अलग स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में, ब्रॉड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बनेगा ना, घबराओगे तो नहीं। अब यहां पे एक सवाल जो है लास्ट वाला, इसे अगर हम देखें तो क्या है सवाल, देखो, एक्सप्लेन दी प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है, अडॉप्टेड बाय एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है। तो अब जैसे आप देखेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह मिला है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो उसने ऐसी क्या अप्रोच अडॉप्ट करी, तो अब उसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान करो सारे पॉइंट्स की, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो गया, एश पॉन्ड मैनेजमेंट वगैरह हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो एक बॉक्स में दिए, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताए भी थे और बोला भी था कि देखो क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, लेटेस्ट टेक्निक वगैरह का अडॉप्ट करके क्या किया, एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट्स है उन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया, एक ये तरीका था। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज किया
मैक्सिमाइज किस चीज को किया, ऐश यूटिलाइजेशन को, जो राख उड़ के जाती थी ना उसे उन्होंने क्या किया, यूटिलाइज करना इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंसेस एंड एनकरेजिंग अफॉरेस्ट्रेशन। अब क्या हो रहा है, क्योंकि दिखती बात है, इंडस्ट्रीज हैं, पोल्यूशन होगा, ये थर्मल पावर प्लांट है तो वो धुआं निकालेगा ही निकालेगा, तो इसके लिए उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बनाए, इकोलॉजिकल बैलेंसेस वगैरह, ठीक है, अफॉरेस्ट्रेशन वगैरह पे फोकस किया। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल क्या किया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास किया। किस तरह से, ऐश मैनेजमेंट हो गया, ऐश वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के थ्रू। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। ठीक है, तो क्या है, जितने भी पावर स्टेशंस वगैरह हैं उसकी इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होगी, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होने के साथ साथ ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट होगा कि कहां कितना पोल्यूशन निकल रहा है। तो इस तरह से एनटीपीसी ने दर्शाया है कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द रियलिटी, आप उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन कैसे अकोमोडेटिव हो कि एनवायरमेंट भी बचा रहे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता रहे, तो उस चीज के लिए रास्ता दिखाया एनटीपीसी ने। एनटीपीसी पे भी एक सवाल बन सकता है आपको। ठीक है, मैंने आपको सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो बताए इस चैप्टर से। यह जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बचा है डाउट सॉल्विंग। तो आज रात देखो, अब मुझे पता नहीं कौन कब देखता है इस वीडियो को, आप हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, लेकिन मैं पैटर्न, जिस पैटर्न में आपको मैं पढ़ाते चल रहा हूं उस पैटर्न में बताते चल रहा हूं कि जिस दिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दी उसी दिन रात में हम क्या करते हैं, 8:30 बजे इसके डाउट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं आज रात हम 8:30 बजे डाउट सॉल्विंग सेशन में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं स्पेशल क्लास की, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जहां पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, पूर्ण आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब बस आपको रिवाइज करना होगा, बाकी यू आर रेडी टू गो। ठीक है, फेस द एग्जाम विद कॉन्फिडेंट। ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ सेट ऑफ एग्जांपल्स थे। क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ के रखा है ना तो चीजें बहुत आसान होती है। और अगेन मैं कहने वाला हूं कि कोई भी आपके लिए आपसे बेहतर नहीं कर सकता है, तो आपको क्या करना होगा, खुद आंसर लिखना होगा जो सवाल देखते हो इनके ऊपर। ठीक है, चलिए तो अभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आगे और सेशंस में इसी तरह से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।